है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हिंदी विषय के आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को आपके हिंदी शिक्षक अनूप कुमार की नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, कल अलंकार से हमारी यात्रा शुरू है। जो शब्दालंकार को हमने कल पढ़ा था कि अनुप्रास, श्लेष, यमक से होते हुए आज अर्थालंकार पर आ गई है। अर्थालंकार यानी कि जहाँ शब्द के अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वो अर्थालंकार है। ये शब्द और अर्थ मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि यही तो काव्य के गुण धर्म है आचार्य दंडी के अनुसार। अब जो अर्थालंकार में हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जिन अलंकारों का अध्ययन हम करेंगे, वो उपमा है, वो रूपक है, वो उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति है, मानवीकरण है। मुख्यतः 5 भेद हम यहाँ पढ़ेंगे जो अर्थालंकार के अंतर्गत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। आप भी कोशिश करना कि आप इनको ठीक से देख पाएँ। मैं पहले इन 3 अलंकारों को कोशिश करूंगा आप इकट्ठा इसको समझ पाएँ। क्यों? क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो दो शब्दों पर टिकी है। इनकी तीनों की परिभाषा में जो 2 शब्द आएंगे वो उपमेय है, वो उपमान है। अब हमारे लिए दोनों शब्द नए हैं, बहुत से बच्चों के लिए तो पहली बार सुने होंगे। ये हैं क्या? जब तक इन चीज़ों को हम साफ करके नहीं चलेंगे, हम इनकी परिभाषाएं ठीक परिभाषित नहीं कर पाएंगे। उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, यानी कि जो जिसकी तुलना की जाएगी। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। प्रिय विद्यार्थी, उपमान क्या? फिर जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए। उम्मीद करता हूं दोनों को आप ठीक समझ पाए होंगे। उपमेय क्या है और उपमान क्या है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ये 2 अंग तो रूपक में भी हैं, उत्प्रेक्षा में भी हैं, परंतु इन 2 अंगों के अलावा 2 अंग और भी हैं जो उपमा अलंकार की परिभाषा में आएंगे। एक है समानार्थी, समानार्थी, और प्रिय विद्यार्थियों चौथा जो शब्द है वो है वाचक। अब समानार्थी क्या है? अब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान। वो जो तुलना करने का उनका जो एक कॉमन चीज है ना, दोनों की एक साझी जो चीज है वो समानार्थी है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपल का जो पत्ता है सरिस के समान, मन डोला, हमारा जो हृदय वो डोला। डोला कौन? हृदय डोला। उपमेय कौन? उपमेय मन। किसके जैसा है वो? पीपल के पत्ते के जैसा। दोनों की समानार्थी बात का डोलना। तो समानार्थी शब्द दोनों के मध्य एक साझी जो चीज है। वाचक उन दोनों का जो उनकी जिस आधार पर समानता हो रही है उसको जो शब्द परिभाषित करता है, जो प्रकट करता है, वो वाचक है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में, उपमा के कितने अंग? उपमा के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, समानार्थी, वाचक। मैं दोबारा फिर आपको बताता हूं कि उपमेय और उपमान इन दोनों को भी परिभाषित करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, उनकी परिभाषा देखिए। उप, ये उप का मतलब होता है नजदीक, उपनिषद, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। इस शब्द का अर्थ है नजदीक। माँ का मतलब है मान, बहुत नजदीक का मान, बहुत नजदीक का मान। परिभाषा क्या है? जहां उपमेय की उपमान के साथ, उपमान के साथ समानता की जाए, समानता की जाए। समानता किस आधार पर? जहां उपमेय की उपमान के साथ समानता की जाए, तुलना की जाए, मतलब किस आधार पर?
किस आधार पर वो असमानता प्रकट की जाए, किस आधार पर तुलना की जाए, उसके रंग रूप गुण दशा के आधार पर, वो चाहे पदार्थ हो चाहे फिर वो व्यक्ति हो। ऐसा इसके अंदर जो वाचक शब्द हैं, उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो क्या है? सा, से, सी, सरिस आदि इसके वाचक शब्द हैं। ये जो वाचक शब्द हैं ये आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। जैसे मैंने पहले बोला था, दोबारा फिर लेता हूँ, उसी उदाहरण को लेता हूँ। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के जैसे मन डोला। चार चीजें हैं। यहां उपमेय क्या है? मन। उपमान क्या है? इसकी तुलना किसके साथ है? पीपल के पत्ते के जैसे। समानार्थी शब्द क्या है? डोलना। वाचक क्या है? सरिस। ये वाचक है। मुख है नवनीत सा कोमल। मुख है नवनीत सा कोमल। मुख है नवनीत सा कोमल। सा, से, सी, सरिस आते ही उपमा अलंकार है। बहुत आसान हो जाता है। वाचक शब्द को ध्यान करते ही हमें समझ आ जाता है कि अलंकार कौन सा होगा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप भी साथ साथ कोशिश कीजिए। इसमें उपमेय क्या होगा? मुख है नवनीत सा कोमल। तुलना किसकी है? मुख की है। ये उपमेय है। किसके साथ तुलना है? नवनीत के साथ। ये उपमान है। नवनीत क्या? मक्खन। कोमल समानार्थी। वाचक सा। ये चार अंग हैं उपमा अलंकार के। उपमा भी दो होते हैं, फिर लुप्तोपमा, पूर्णोपमा। लेकिन हम इतने गहनता के साथ, हमारे पाठ्यक्रम नहीं कहता कि हम इतनी गहनता में जाएं। उपमा अलंकार को जो मैंने परिभाषित किया, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अच्छे से अपनी पुस्तक को सामने रख के इसको पढ़ेंगे, इसके अन्य और दो चार उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं पहली बार कक्षा शुरू होते ही आपको बोला था मैंने कि 3 ऐसे अलंकार हैं जो इस पर ही निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? उपमेय और उपमान पर निर्भर है। एक था उपमा जो हमने पढ़ा अभी, दूसरा था रूपक, और प्रिय विद्यार्थियों तीसरा है उत्प्रेक्षा। अब उपमेय की उपमान के साथ समानता हो जाए, तुलना हो जाए तो है उपमा। तुलना हो जाए। अब उपमेय का उपमान के साथ आरोप हो जाए, भेद निरूपण हो जाए या आरोप निरूपण हो जाए तो वो क्या है? वो रूपक है। जहां उपमेय की उपमान के साथ समानता हो वो उपमा अलंकार है। जहां उपमेय का उपमान के साथ आरोप निरूपण हो वो रूपक है। जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना हो या कल्पना हो, क्योंकि उत्प्रेक्षा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कोटि की कल्पना। उच्च कोटि की कल्पना। देखिए, उपमेय के उपमान के साथ तुलना की जाए तो उपमा अलंकार है। उपमेय की उपमान के साथ आरोप प्रकट किया जाए तो रूपक है। उपमेय का उपमान के साथ एक संभावना, एक कल्पना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोनों उपमेय और उपमान के संबंध के हैं, तीनों के तीन उदाहरण। अब जो रूपक है, छोटा सा इसके उदाहरण मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे। चरण कमल बंधो हरिराई। रूप है रूपी। सामान्यतः एक कर्मधारय समास भी होता है। रूपी, चरण रूपी, कमल रूपी चरण की हम वंदना करते हैं। रघुराई के कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं। आप 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं तो उसमें भी आता, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव न बोरियो। अब ये जो प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपी जब आप इसका विग्रह करते हैं ना, अलग अलग करते हैं तो रूपी ऐसा निकल के आएगा, तो ये रूपक अलंकार है।
उत्प्रेक्षा है उच्च कोटि की कल्पना। इसके जो वाचक शब्द हैं मानो, मनो, ज्यों, मानो, मनो, ज्यों आदि ऐसे वाचक शब्द हैं जिनको देखने भर से आपको पता लग जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना प्रकट की जाए, कल्पना प्रकट की जाए, वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सिर फूट गया उसका वहीं, सिर फूट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। कितनी कल्पना है, कितनी संभावनाएं बताई गई हैं कि उसका सिर वहां फूटा, इतना लाल रंग, इतना लाल खून निकला कि जैसे कोई घड़ा फूटा हो, जैसे लाल रंग का, अरुण लाल रंग का कोई घड़ा फूटा हो, ऐसा सिर फूटने से जो खून बहा, मानो, मनो, ज्यों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पाहुन आए हों जो गांव में शहर के, पाहुन आए हों जो गांव में शहर के। अब ये जब पूरा बोल दिया जाता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद करता हूं आप तीनों जो उपमेय और उपमान पर आधारित थे, तीन अलंकार जो अर्थालंकार के भेद हैं वो आप समझ पाए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा आसान सा एक जो अर्थालंकार का अगला भेद है वो अतिशयोक्ति है। अतिशय, अतिशय का मतलब ज्यादा, उक्ति मीन्स कथन, अतिशय और उक्ति दोनों को मिलाकर के बनता है ज्यादा कथन। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि लोक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए, लोक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए, उल्लंघन हो जाए। जहां दो लय आ जाती हैं वहां पहली आधी लय को हम तय बना दें, अगर संधि विच्छेद करना है तो उल्लंघन। लोक मर्यादाओं का जहां उल्लंघन हो जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कि लोक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए। एक सामान्य सा उदाहरण से आप इसको समझ पाएंगे कि बहुत परंपरागत इसके उदाहरण हैं। पति प्रस्थान सुनते ही मुंदरी कंकण हो गई, पति प्रस्थान सुनते ही मुंदरी कंकण हो गई। पति के प्रस्थान करने की बात जब पत्नी ने सुनी तो वो इतनी कमजोर हो गई कि मुंदरी जो थी, जो उंगली में छल्ला डालते हैं, वो कंगन बन गया, वो उनके हाथ में आ गया। वो इतनी कमजोर हो गई, जो अंगूठी थी वो कलाई में पहन ली गई। तो सामान्यतः लग रहा है कि ऐसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है कि लगता है कि लोक मर्यादित बात नहीं है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिकरी जली गए, गए निशाचर भाग। आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक था चेतक उस पार। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण अतिशयोक्ति के आपको देखने को अपनी पुस्तकों में मिलेंगे, आप उनको पढ़ना। और अर्थालंकार का एक उदाहरण और बचता है जो ये सामान्य हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार ये मानवीकरण है। इसके नाम से ही जाहिर है मानवीकरण, इंसानों के जैसा। जहां जड़, जड़ मतलब निर्जीव प्रकृति, जड़ प्रकृति, जहां ऐसी निर्जीव चीजों के ऊपर, जहां जड़ प्रकृति की चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप या निरूपण कर दिया जाए, इंसानों के जैसी बताई जाए जड़ प्रकृति की चीज, वो मानवीकरण अलंकार है। निरूपण कर दिया जाए, वो मानवीकरण अलंकार है। जैसे बूढ़े वन बाबा ने आगे बढ़कर की गुहार, आगे बढ़कर की जुहार, बढ़कर की जुहार, ये एक प्रथा है हमारे यहाँ, जुहारी, आगे बढ़कर की जुहार। बूढ़े वन बाबा ने, ये बूढ़े वन बाबा जो हैं ये प्रकृति की चीज़ है, और जो जुहार करना वो इंसानों की चीज़ है। प्रकृति की चीज़ को इंसानों की चीज़ के जोड़कर जो बताया जाता है वो मानवीय कर्ण अलंकार होता है। तो ऐसा जहाँ जैसे
वही हिमालय की सुंदरता का वर्णन पढ़ते हुए आता है ये वही दृढ़ मांसल, भुजाओं से कसे पाषाण, भुजाओं से कसे पाषाण। अब ये जो पाषाण है ना, ये पत्थर है, पत्थर है। कैसा लग रहा है, कितना मजबूत लग रहा है, जैसे किसी नौजवान की दृढ़ मांसल भुजाएं हैं। पत्थर की तुलना, हिमालय पर्वत की तुलना है किसके साथ? किसी मजबूत दृढ़ मांसल वाले भुजाओं वाले युवा के साथ। तो ऐसा जड़ प्रकृति की चीज़ों के ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप निरूपण कर दिया जाए, वो मानवीकरण अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी जो अलंकार की जो यात्रा थी, ये मानवीकरण अलंकार के साथ पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो आप हमें बताएं, ज़रूर बताएं। इस चैनल को आप लाइक करते रहें, इस वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, कल एक नए टॉपिक के साथ, कल नए और व्याकरण के टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अनूप कुमार की नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।